तो स्वागत है आप सभी का ओम नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज अपन बात करेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उन पे बात करेंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस क्लास में अपन जो भी कंप्लीट थ्योरी है वो अपन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, इट इज एन इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। ये क्या है? एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। जब आपका कोई भी पर्सन है उसकी ब्रीथिंग ना करे या फिर उसका हार्ट है वो रुक जाए, हार्ट काम ना करे, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन अंटिल हेल्प अराइव्स। जब तक कि आपके लिए कोई भी आपकी इमरजेंसी में कोई भी मदद करने ना आ जाए तब तक कि हमको जो भी पर्सन है जो कोलेप्स हुआ है उसके जो भी वाइटल ऑर्गन है वहां तक क्या पहुंचाया जाए? ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ सीपीआर। कौन कौन सी सिचुएशन में आपको सीपीआर देने की जरूरत है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो किस में आते हैं? आपके इंडिकेशन में। तो इंडिकेशन में देखिए क्या क्या है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हो गए, जब आपका हार्ट काम करना बंद कर दे यानी कार्डियक अरेस्ट हो गया, लंग्स काम करना बंद कर दे, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, ये मेजर कंडीशन है। कई बार CO2 और CO की पॉइजनिंग हुई है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, उस वाले केस में सीपीआर देने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक शॉक, किसी को करंट लग गया, ठीक है, याद है कि नहीं, शिवाजी द बॉस में एक बच्चे को लगता है करंट, है ना, तो उसको सीपीआर दिया जाता है, देखी होगी वो मूवी। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और ड्रग रिएक्शन कर गई, तो ऐसे वाले केस में हमें क्या जरूरत है? सीपीआर देने की जरूरत है, वो पड़ सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें देखेंगे पर्पज क्या रहेगा भाई आपके सीपीआर देने का। तो क्या रहेगा? टू रिस्टार्ट फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स विच इज टू प्रिवेंट ब्रेन डेथ। क्यों करेंगे भाई सीपीआर? क्यों देंगे? क्योंकि आपके हार्ट और लंग्स को वापस से काम करवाना है कि वो आपके वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन वो पहुंचा सके, ब्लड वो पहुंचा सके, ठीक है। यही बात मैंने अभी बताया था कि एक पर्सन है, अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर उसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया तो क्या हुआ? ब्लड है वो आगे नहीं जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रही और ब्लड ही आगे नहीं जा रहा है तो आपकी जो भी ब्रेन की क्या हो सकती है? सेल डेथ है वो हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए अब मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम सीपीआर या किसी भी चीज़ में बात करते हैं तो हम बोलते हैं, एक तो बोलते हैं ABC, कि आप बोलते हो कि सर हमेशा प्रायोरिटी दीजिए ABC को, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को, और आप बोलते हो कि सर सीपीआर में अभी चलता है क्या? CAB। ये क्या है? हम दोनों में कंफ्यूज है। अगर कभी आपको कोई बोले कि इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी है, या फिर आपको कभी कभी क्या होता है कोई भी चीज़ में आपको क्या देखनी है बेटा? प्रायोरिटी देखनी है, प्रायोरिटी देखनी है, तो हम उसमें क्या देखेंगे? ABC, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। क्या करेंगे? एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। लेकिन अभी कई बार आपको पता चल गया कि ये पेशेंट है, कोलेप्स हो गया अचानक से, आप देखते हो उसकी सांस नहीं चल रही, उसकी पल्स नहीं चल रही, ठीक है, तो आपके दिमाग में हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो गया या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया या कोई भी आप जो भी मैंने इंडिकेशन बताए उनमें से कोई कंडीशन है। तब हम क्या करेंगे? CAB मतलब C का मतलब क्या हो गया बच्चे? वो हो गया चेस्ट कंप्रेशन। क्या हो गया? कंप्रेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। फिर A का मतलब क्या हो गया आपका? एयरवे। फिर B का मतलब क्या हो गया आपका? ब्रीथिंग, ठीक है। ये करना होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं? आपका अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि हम क्या करेंगे सीपीआर में? हम प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे? आपका चेस्ट कंप्रेशन। फिर अपन एयरवे को क्या करेंगे? उसको आपको मेंटेन करना है, पेटेंट एयरवे रखना है, मतलब साफ सुथरा एयरवे चाहिए, तभी तो हम उसको आपके जो भी एयर वो डिलीवर कर पाएंगे। और ब्रीथिंग उसकी फिर अपन को मेंटेन करवानी है। चलिए तो देखिए इसमें एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी सीपीआर का जो भी ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, मतलब पहले अपन बोलते थे ABC, अब वो किसका सीक्वेंस में क्या हो गया है? CAB, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हैं, यहाँ पे एयरवे को देखा जा रहा है, यानी एयरवे क्या किया जा रहा है? उसका ओपन किया जा रहा है। एयरवे ओपन करने के लिए दो मेथड अपन काम में लेते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट मैनुअल। आगे उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे क्या दी जा रही है बेटा? ब्रीथिंग दी जा रही है, वेंटिलेशन दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं सिक्वेंस ऑफ सीपीआर। तो अगर आपको किसी को सीपीआर देना है, एक पर्सन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक पर्सन है,
आपके सामने गिर गया, अचानक से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले जाके क्या करेंगे कि जाते ही उसको चेस्ट कंप्रेशन देने लग जाएंगे, या फिर आप उसको ब्रीथिंग देंगे, एयर ब्रीथिंग करेंगे, या क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेक करना है। क्या करना है बच्चे, आपका जो भी पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेक करना है। रिस्पॉन्सिवनेस कैसे चेक करेंगे? हेलो, क्या मेरे को आप सुन पा रहे हो? अगर वो नहीं सुन पा रहा, फिर हल्का सा जेंटली ऐसे ऐसे स्लैप करना है कि अरे सुन सकते हो मेरे को, हेलो हेलो। तो फिर अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो भी क्लाइंट है उसकी पल्स देखनी है। पल्स नहीं चल रही है, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चे, कंप्रेशन देने होते हैं, ठीक है। जाते ही कंप्रेशन नहीं देना होता। तो सबसे पहले क्या है, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। आपको देखना है कि रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेक करना है। देखिए, डिटरमाइन अनरिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपका जो भी क्लाइंट है अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, तो हम पहले उसको अनरिस्पॉन्सिव है मतलब वो जवाब नहीं दे पा रहा, तो कैसे आप क्या करोगे? पहले उसको क्या करना है, टेप और जेंटली चेक करना है, शाउटिंग चलाना है, आर यू ओके, अरे आप सही हो कि नहीं, नाम पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे देखिए कि वो आपका जो भी क्लाइंट है वो रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। तो अगर नहीं दे रहा तो अनरिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अभी आपका जो भी बच्चा है, अगर इन्फेंट होता है, अगर वो कोलेप्स कर गया तब हम क्या करते हैं, उसमें रिफ्लेक्स चेक करते हैं। हम उसका जो भी चेस्ट है, उसके पाम है, और उसके जो भी आपका जो भी पैर के जो भी तलवे होते हैं, है ना, सोल होता है, हम उस पर क्या करते हैं, इसे रब करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, चलिए तो देखिए, हम रिस्पॉन्सिवनेस क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपको ये नहीं कि हर एक बार में आपको सीपीआर देने की जरूरत है, हर कंडीशन में सीपीआर देने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सन अब कोलेप्स हुआ ही, मतलब यानी कोई पर्सन उसको हल्के चक्कर आए थे, आप उसको सीपीआर देने लगे, ठीक है। तो सीपीआर देने के लिए भी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसकी आपकी जो भी रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेक करना है, ठीक है। ऐसे किसी को सीपीआर है वो नहीं देना है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट हो गया या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, ऐसी वाली कंडीशन में अपन देते हैं। एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। कॉल लेकल, जो भी आपका लोकल इमरजेंसी टेलीफोन है, जैसे अपना 108 चलता है, हम उस पर कॉल करेंगे। विदेश में 911 होता है, ठीक है। और आउटसाइड फैसिलिटीज को अपन बुलाएंगे। और अगर हॉस्पिटल में क्या होता है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्डियक इमरजेंसी हो गई तो हॉस्पिटल में अपन कौन सा कोड है वो एक्टिवेट करेंगे? तो उसको अपन बोलते हैं कोड ब्लू। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको अपन बोलते हैं कोड ब्लू, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए, अभी आपकी जो भी सफदरजंग की एग्जाम हुई थी 2019 में, उसमें क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि आपका जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, ठीक है, वो क्या हुआ है, लेटा हो, सॉरी वो कोलैप्स कर गया, आपको सीपीआर देना है, उसको कौन सी पोजीशन देंगे? तो हम उसको सुपाइन पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन। सरफेस कैसी होनी चाहिए? हमेशा फर्म होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप उसको स्प्रिंग वाले जो भी गद्देदार मेटर्स पे लेटाए ना, उसके लिए फ्लैट होनी चाहिए, जो भी फर्म सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन देने के लिए क्या पता आप किसी को किसी बेड पे लेटा के वैसे नॉर्मल बेड पे लेटाओ जो स्प्रिंग वाला है, आप उसको कंप्रेशन करो, और कंप्रेशन करने पे आपका जो भी क्लाइंट है वो उसका जो भी मेटर्स है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो हमेशा क्या होनी चाहिए, जो भी सतह है वो फर्म होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। सफदरजंग की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बच्चे, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। और आपका जो भी क्लाइंट है एयर में मैनेजमेंट करते हैं, उसको अपन क्या देते हैं, ब्रीथिंग देते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, रोज पोजीशन होती है, ठीक है। स्निफिंग ऑफ द नेक, यानी क्लाइंट आपका क्या है, क्लाइंट इस तरीके से, देखिए नॉर्मली क्या है, ये आपका क्लाइंट इस तरीके से लेटा हुआ है, ये क्या होगी उसकी आपकी सुपाइन पोजीशन। रोज पोजीशन क्या होती है बेटा, आपका जो भी क्लाइंट है उसकी गर्दन को क्या है इस तरीके से, ऐसे, ये आपका क्लाइंट है ना, उसकी गर्दन को क्या है कि हल्का सा ऐसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एयर वे वो क्या हो जाए, सही से ओपन हो जाए, हम उसको वेंटिलेशन है वो आराम से दे सके, ठीक है। तो एयर वे अपन ओपन करेंगे और अपन उसको जब भी वेंटिलेशन देंगे तो उसकी हमेशा जो भी आपकी गर्दन है उसको हमेशा थोड़ा सा ऊपर करेंगे, स्निफिंग पोजिशन उसको देंगे, जिसको अपन आप नॉर्मली रोज पोजिशन बोलते हो, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए तो हम उसको हमेशा क्या रखेंगे, सुपाइन रखेंगे, ठीक है बच्चे। कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे, सुपाइन में। देखिए, अब एक पर्सन है, उसमें सस्पेक्ट हुआ है क्या, हेड और नेक की इंजरी हुई है, तब हम उसको कभी भी हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। मेरी बात पे ये बात मेरी सुनिए, सीपीआर में आपका जो भी पर्सन है
कभी भी अगर उसकी कोई भी नेक इंजरी हुई है, कोई छत से गिर गया था, कोई बड़ी इमारत से गिर गया था, किसी का ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस कंडीशन में आपके जो भी पेशेंट को हिलाना डुलाना नहीं है। जब तक आपको उसको सही तरीके से असिस्ट करने के लिए जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, कोई भी ऐसे जो जानकार जो जानता है कि उसको सही तरीके से क्या कर सकते हैं, अपन मूव कर सकते हैं। कौन से कंडीशन में आप उसको मूव करोगे कि वहाँ पे यूँ समझो कि आप कोई बीच ट्रैफिक में कोई पेशेंट है, वो वहाँ पे गिर गया, पेशेंट तो नहीं पर्सन गिर गया, ठीक है, एक पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो रोड पे गिर गया, उस टाइम पे आपको तो उसको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खतरे से उसको अलग लेके जाना है। कहीं पे आग लगी है तो उस वाले एरिया से अलग लेके जाना है, कहीं पे करंट है, ठीक है, यानी यूँ समझो कि कोई करंट लगा और उस एरिया में करंट है तो वहाँ से उसको अलग लेके जाना है। ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना है, उसको सेफ प्लेस पे लेके जाना है, वरना बिना वजह से उसको हिलाना डुलाना नहीं है। जहाँ पे अगर सेफ कंडीशन है वहाँ पे आप उसको CPR शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस में अपन क्या करेंगे, असेस फॉर पल्स। किसके लिए करेंगे अपन, असेस पल्स के लिए, ठीक है। तो देखिए पल्स हमेशा आप 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम ना ले। ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, ठीक है, एम्स में क्वेश्चन आया है, या आपकी जिपमेर वाली में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। जिपमेर की जो एग्ज़ाम लगी थी 2017-16 के पास में एक जिपमेर का पेपर लगा था उस टाइम पे, ठीक है। एडल्ट में अपन चेक करते हैं कैरोटिड पल्स, ठीक है। एडल्ट में कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स। चाइल्ड में अपन करते हैं फीमोरल पल्स, और इन्फेंट में पल्स जो चेक करते हैं होगा ब्रेकियल और फीमोरल पल्स। चाइल्ड की अगर एज वगैरह रहे तो क्या रहेगी, चाइल्ड अपन किसको बोलते हैं बच्चे, आपका इन्फेंट से ज़्यादा है और क्या है 8 साल से, 8 साल से कम उम्र वाला जो भी बच्चा है उसको अपन क्या बोलेंगे, आपका चाइल्ड, इस कैटेगरी वाले बच्चों को रखेंगे, ठीक है। तो एडल्ट में कोई भी पूछे तो वो रहेगा आपका कैरोटिड पल्स, चाइल्ड में फीमोरल पल्स, और इन्फेंट में आपका ब्रेकियल और फीमोरल पल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि भाई पल्स कितनी रखेंगे, पल्स कितनी क्या है, ठीक है, ये सॉरी कि पल्स कितना किसकी चेक करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, समझिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, एक पेशेंट है, ठीक है, एक पर्सन है, उसको आपको CPR देना, लेकिन CPR देने से पहले उसकी आपको पल्स चेक करनी है। कौन सी पल्स चेक करोगे, यहाँ पे एज नहीं बताई। तो बेटा हमेशा एक बात याद रखना, जब कभी भी अगर कोई भी एज है वो मेंशन ना करे, ठीक है, अगर उम्र मेंशन ना करे तो आप हमेशा एडल्ट मान के ही चलना, ठीक है। किसको मान के चलेंगे, एडल्ट मान के ही चलना है, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपको असेस नहीं हो रही, क्या आपको जो भी पेशेंट की पल्स है, अगर पेशेंट की पल्स असेस हो गई, इसका मतलब क्या है, पेशेंट सही है, उसको CPR देने की जरूरत नहीं है। पेशेंट की पल्स असेस हो गई तो उसको हम CPR नहीं देंगे, लेकिन अगर CPR कब देंगे, जब आपके पेशेंट की पल्स ही आपको पता नहीं चल रही, ठीक है, पेशेंट की पल्स ही नहीं पता चल रही, तब हम उसको क्या देंगे बच्चे, CPR देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने सीक्वेंस में चलते हैं। अभी आपका चलेगा क्या, CAB। पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका जो भी पेशेंट है वो रिस्पॉन्सिव है कि अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसके बाद में वो क्या हुआ, अनरिस्पॉन्सिव हुआ, कोई जवाब नहीं दे रहा, ठीक है। तब हम उसका क्या करेंगे, आपका जो भी क्लाइंट है अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तब हम उसकी पल्स चेक करेंगे। अब पल्स भी नहीं आ रही, अब आपकी जो भी एक्टिविटी है CPR की वो शुरू चलती है। CAB, कंप्रेशन कीजिए, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे को मेंटेन करना है और ब्रीथिंग करना है, ठीक है। तो देखिए कंप्रेशन में यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर कभी भी इफ पल्स फाउंड अब्सेंट, तब हम क्या करेंगे, आपका जो भी चेस्ट कंप्रेशन है वो शुरू कर देंगे, चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देंगे। इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन, इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन में क्या होता है बच्चे, हाथ हमेशा सीधे होने चाहिए। हाथ ये नहीं, कई ने CPR देते तो ऐसे करके देते, नहीं, हाथ ऐसे सीधे होने चाहिए, ठीक है, ऐसे सीधे, जो भी आपकी कोहनी ऐसे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, हाथ हमेशा सीधे होने चाहिए। और इस तरीके से आप इंटरलॉक है वो उसको करके आपके जो भी क्लाइंट को क्या दे सकते हो, CPR दे सकते हो। इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्रेशन की जो भी रेट है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 100 पर मिनट। एडल्ट में कितनी होगी, एडल्ट में, चाइल्ड और इन्फेंट में ये सेम ही होती है, 100 पर मिनट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 120। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 120। 120 से रेट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मशीन बन जाओ ना, मशीन से भी CPR दिए जाते हैं ना, तो लेकिन आप उसको ये नहीं कि 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंप्रेशन की रेट,
ठीक है, 100 से 120 की मिनिमम रेट है वो हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब लैंडमार्क एग्जाम में से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पे देते हैं। लैंडमार्क में आपका एडल्ट का पूछेगा तो हम कहाँ पे देंगे भाई, सेंटर ऑफ चेस्ट, ठीक है, या बिटवीन द निप्पल लाइन, सेंटर, ये मेरा चेस्ट है, ये मेरा क्या है बच्चे, सेंटर है, ठीक है, बिटवीन निप्पल लाइन के बीच में, यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द जो भी आपका स्टर्नम है उस साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेंट की पूछ ले, ये चाइल्ड और एडल्ट के लिए सेम ही है। अब इन्फेंट की पूछेगा तो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जो भी निप्पल लाइन है, ये निप्पल लाइन है बच्चे की, तो उससे यहाँ पे जस्ट नीचे हम क्या देते हैं, आपका चेस्ट कंप्रेशन है वो देते हैं, ठीक है। लैंडमार्क पूछे जाते हैं कि कहाँ पे देंगे भाई कंप्रेशन, ठीक है, आपको जहां पे भी जगह मिल गई वहां पे नहीं देना, पता होना चाहिए कि कहां पे कंप्रेशन देने हैं, ठीक है, तभी तो वो इफेक्टिव होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए एल्बो ऑफ रेस्क्यूअर शुड बी लॉक्ड एंड स्ट्रेट, ये बात मैंने अभी बताई है ना कि जो भी आपके कोनी है वो सीधी होनी चाहिए, आपके ऐसे सीधी होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कई करते हैं ना ऐसे दिखावे भी, ऐसे सीपीआर देते रहते हैं, भाई सीपीआर कहाँ से दोगे, आपके जो भी फोर्स है, जो भी प्रेशर वो जनरेट ही नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, देखिए कभी भी नेवर स्टॉप द सीपीआर फॉर मोर देन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज्यादा सीपीआर नहीं रुकना चाहिए। आप सीपीआर दे रहे हो, बीच में आपको लगे कि थकान सी हो गई तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपने रोक दिया फिर थोड़ी देर से खड़े हो गए फिर वापस से हो गए, नहीं, 5 सेकेंड से ज्यादा का गैप है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन है वो बन सकता है क्या, गिव 25 LBS के जी, ठीक है, हम कितना प्रेशर देंगे, 25 LBS तक, ठीक है, यानी 10 किलो के आसपास पे हम प्रेशर वो चेस्ट पे दे सकते हैं, ठीक है बच्चे, कभी भी कोई भी पूछ ले, क्योंकि ये जानकारी बहुत कम जगह पे आपको दी जाती है। चलिए नेक्स्ट में अपन बढ़ते हैं, कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो। एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी RRB में पूछ लिया, ठीक है, एम्स में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई, कितने कंप्रेशन दोगे, कितने वेंटिलेशन दोगे। एडल्ट हो गया तो एडल्ट के लिए हमेशा 30:2 का ही 30 चेस्ट कंप्रेशन दीजिए, उसके बाद में 2 आपको रेस्क्यू ब्रीथिंग देनी है, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ, ये आपके किसके लिए, एडल्ट के लिए, चाहे बचाने वाले 1 हो, बचाने वाला 2 हो, बचाने वाले 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर आपके मैं बात करता हूँ किसकी, चाइल्ड की। देखिए पहले अगर रेस्क्यूअर 1 है तो 30:2 रहेगा, ठीक है, किसमें, एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में। अगर बचाने वाले 2 हैं तो एडल्ट में तो सेम ही रहेगा, एडल्ट में तो 30:2 ही रहेगी, कोई 15:2 का एडल्ट में कभी नहीं रहेगा, किसी भी केस में नहीं रहेगा। बच्चों के और इन्फेंट के केस में आते हैं, अगर बचाने वाले 2 हैं तो 15 कंप्रेशन देने के बाद में, 15 चेस्ट कंप्रेशन दिए, उसके बाद में आपको 2 वेंटिलेशन देने हैं, 2 सांस देनी है, किसको, आपके पेशेंट को, ठीक है, जो भी पर्सन को। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट, चेंज द पोजीशन ऑफ द रेस्क्यूअर और हेल्थ केयर वर्कर आफ्टर एवरी 5 साइकिल और अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट। बेटा ये क्वेश्चन अभी RRB में आया था, RRB की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये वाला आया कि नहीं आया, कि हर 5 साइकिल के बाद में या जो भी टाइम होगा तो अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का टाइम होगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उनको चेंज करना है, उनकी पोजीशन को चेंज करना है। क्यों, क्योंकि आपका जो भी क्लाइंट, जो भी आपके हेल्थ केयर वर्कर है वो भी तो इंसान है, उनमें थकान देखने को मिलेगी, ठीक है, वो थक जाएंगे तो फिर वो जो भी कंप्रेशन है वो इफेक्टिव है और नहीं रहेंगे। तो कंप्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, आपको क्या करना है, आपको 5 साइकिल और या फिर 2 मिनट के अंतराल में आपको क्या करना है, जो भी हेल्थ केयर वर्कर है उसकी अपन को पोजीशन है वो चेंज करनी है, ठीक है। तो ये आपको समझ गए बेटा, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो CPR का टॉपिक है यही पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो भी हर लाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एयरवे पे। तो एयरवे में क्या किया जाता है, एयरवे में आपको आफ्टर गिविंग 30 कंप्रेशन, एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ, 30 कंप्रेशन देने के बाद में आपको उसका एयरवे ओपन करना है, उसको 2 इफेक्टिव क्या देनी है, वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग देनी है, सांस देनी है, मुंह से आप सांस दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एयरवे को ओपन करना है। एयरवे ओपन करने के लिए अपन मेथड है वो काम में लेते हैं, कौन कौन सा मेथड काम में लेते हैं, जो भी नॉर्मली काम में लिया जाता है, हेड टिन चिल लिफ्ट मेथड, ठीक है। या आपका नॉर्मली अगर आपका जो भी पेशेंट है वो क्या हुआ, नॉर्मली कोलैप्स हो गया
टूट फूट वाला कोई वहाँ पे जान माल की हानि वहाँ पे नहीं है, तो हम उसको लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ठीक है, जॉ थ्रस्ट मैनुअर ये काम में लिया जाता है कौन से केस में, जब आपका जो भी क्लाइंट है उसको हेड और नेक और स्पाइन की इंजरी हुई है। मैंने क्या बोला, ट्रोमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो वहाँ पे गर्दन में भी चोट आ सकती है, स्पाइन में भी चोट आ सकती है, आपके जो भी हेड है उसमें चोट आ सकती है। कोई पर्सन बड़ी ऊंचाई से गिर गया तब भी उसके स्पाइन की, नेक की, हेड इंजरी हो सकती है। उस वाले केस में अपन जॉ थ्रस्ट मैनुअर अपन काम में लेंगे। अब देखिए इनकी इमेज से समझिए कि कौन कौन सा क्या होता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एम्स की में। हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड क्या होता है, मैं यूं समझिए कि मेरा आपको क्या करना है, अगर मेरा जब भी एयरवे ओपन करना है तो क्या करेंगे बेटा, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ठीक है, हेड को क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, चिन को लिफ्ट करेंगे, इससे मेरा एयरवे ओपन हो जाएगा। और जॉ थ्रस्ट में अपन को क्या करना है, यहाँ पे आपके जो भी जॉ वाला ये नीचे वाला जो भी मैंडिबल वाला हिस्सा है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ अपन करेंगे तो जो भी आपका क्लाइंट है इसका जो भी मुंह है वो ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे नीचे से ऐसे यहाँ से प्रेशर वो लगाना है। ठीक है बच्चे, आगे चलूँ मैं, चलिए आगे चलते हैं। एयरवे को आपको क्या करना है, हमेशा ओपन करके रखना है, और एयरवे में आपको ये देखना है कि वहां पे कोई भी अगर वोमिटिस है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या सिक्रेशन है आपका जो भी पर्सन है उसके मुंह में, तो उसको क्लीन करना है, उसको क्लीन करना है। अभी एयरवे के अंदर कभी कभी कुछ भी आ जाता है तो उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एयरवे चोक हो जाता है ना। यहाँ पे अपन बात करते हैं एयरवे क्लीन करने के लिए, तो अगर कई बार क्या कर जाते हैं, कुछ भी अगर अपन खाते रहते हैं उस टाइम पे भी कई बार क्या हो जाता है कि अपन चोक कर जाते हैं, तो उसके लिए अपन एक मैनुअर काम में लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं हेमलिच मैनुअर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है, एक टेक्निक है जिससे आप जो भी फॉरेन आपका जो भी पार्टिकल है जो ट्रेकिया और फेरिंग्स में जा रहा है हम उसको निकालते हैं। हेमलिच मैनुअर को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चे, एब्डोमिनल थ्रस्ट। जो भी नॉर्मल एडल्ट की बात करूं मैं, एक एडल्ट पर्सन है, मेल पर्सन है, अगर उसमें आपका कोई भी कुछ भी चोक कर गया है तो हम उसके लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट मेथड या हेमलिच मैनुअर है वो काम में लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है, असेस करना है चोकिंग साइन। चोकिंग में क्या होता है कि आपका, देखिए चोकिंग किसे बोलते हैं, यानी मेरे कुछ भी यहाँ पे आके अटक गया, तब मैं क्या है कि ना तो सही से बोल पाऊंगा, ना सांस ले पाऊंगा और गैस्पिंग करूंगा। ऐसे इस तरीके से, मतलब ना बोल पा रहा हूं ना सांस ले पा रहा हूं, सिर्फ गैस्पिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इनएबिलिटी टू स्पीक और क्राई आउट, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और नॉइजी ब्रीथिंग। ठीक है, ये क्या है, गैस्पिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर अपन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट में अपन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे इस तरीके से। देखिए, ग्रैब्स योर फीट विद द अदर हैंड एंड प्रेस हार्ड इनटू द एब्डोमिनल विद ए क्विक अपवर्ड थ्रस्ट। ये बातें मैं आपको समझाता हूँ, आप इस तरीके से ऐसे करके आपको क्या बनानी, एक फिस्ट बनानी इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, यूँ समझो जो पर्सन है ये यहाँ पे एक पर्सन है, जो भी लेडीज है यहाँ पे, तो ठीक है, अगर इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है तो मैं क्या करूँगा, आपके जो भी लेडीज है उसको चोक कर गया तो मैं ऐसे एक फिस्ट बनाऊंगा, उसके जो भी मेरी आर्म से इसको इस तरीके से लूंगा, और जो भी आपकी लेडीज है उसकी जो भी अम्बलाइकस प्लस में जो ये आपकी जीफॉइड प्रोसेस है उस दोनों के बीच का स्थान, ठीक है, जो भी बीच की जगह है वहां पे मेरे को ऐसे क्या देना है, थ्रस्ट देना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से क्या देना है, थ्रस्ट देना है। ठीक है, ये थ्रस्ट मैं दूंगा जब तक उसका क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कम से कम आपके अगर 5 थ्रस्ट दोगे तो उसमें निकल जाएगा, अगर सही इफेक्टिव थ्रस्ट हुए तो। ठीक है, तो देखिए, और ये अपन वापस से रिपीट करेंगे जब तक कि आपका जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो फंसा है उसको निकाल ना ले। ठीक है, इसीलिए हम क्या काम में लेते हैं, हेमलिच मैनुअर। सर आज 9 PM में क्लास होगा, प्लीज़ बताइए। बच्चे मैंने नीतीश जी को मैसेज तो किया है। ठीक है, मेरी तो क्या है कि मेरी तो अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, इसीलिए मैं 9 बजे वाली क्लास है वो नहीं ले पा रहा, है ना। ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। आपके अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर लेडी प्रेग्नेंट है या फिर आपका बच्चा है, तो अगर उसमें चोकिंग हो गया, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उस पे आते हैं। देखिए, फॉर अनकॉन्शियस इंडिविजुअल, अगर एक पर्सन बेहोश है, ठीक है, एक पर्सन है वो उसके मुंह में कुछ गया और वो बेहोश हो गया, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम क्या, जो भी आपका पर्सन है उसके पीछे की तरफ ऐसे ही, पर्सन तो लेटता है बेहोश हो, जो अगर पर्सन कोई अगर बेहोश होता है
तो वो तो लेट लेट जाता है ना, खड़ा तो ना रहेगा। तो हम भी क्या करेंगे, उसके साइड में पीछे की तरफ हम लेटेंगे, बैक, जो भी बैक, और क्या करेंगे हम, परफॉर्म सीपीआर। ठीक है, कि आपका जो भी क्लाइंट है उस पर सीपीआर अपन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ईच सेट ऑफ कंप्रेशन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस पर अपन क्या करेंगे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा सा समझना। हम इसमें फैमिलीज मैनुअल परफॉर्म करेंगे, लेकिन लेडीज आपकी क्या है भाई, प्रेग्नेंट है, तो आप उसको एब्डोमिन थ्रस्ट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसके यूट्रस में क्या है, बेबी है। ठीक है, आप थ्रस्ट देने के चक्कर में वहां पे नुकसान कर दोगे। तो वहां पे आपको क्या देना है, एब्डोमिनल थ्रस्ट की जगह आपको क्या देना है बच्चे, चेस्ट थ्रस्ट वो देना है। क्या देना है, चेस्ट थ्रस्ट वो देना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन्फेंट के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई, इन्फेंट के लिए, इन्फेंट अंडर 1 ईयर। इन्फेंट अपन किसको बोलते हैं, जो भी जन्म से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोला जाता है। हम इसमें 5 जो भी बैक ब्लोज देंगे और चेस्ट थ्रस्ट है वो दिए जाते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल थ्रस्ट है वो दिए जाते हैं आपके बच्चे को। देखिए इस तरीके से बच्चे को मैं लूंगा, बच्चा अगर चोक कर गया, कुछ भी खा रहा था चोक कर, मैं उसको कहाँ पे, मेरे पाम पे लूंगा। इन्फेंट है, ले सकते हैं आराम से। ठीक है, लेके फिर उसको ऐसे पीछे से अपन क्या देना है, 5 बार उसको, आपको जो भी बैक थ्रस्ट है वो देना है। ठीक है, फिर आगे से हम उसको क्या देंगे, आगे से हम उसको चेस्ट थ्रस्ट है वो देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग देखिए, हम कभी भी आपका जो भी क्लाइंट है उसको सांस देते हैं तो उसका क्या पता चलेगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हम ब्रीथिंग असेस करते हैं कि आप ब्रीथिंग कैसे असेस करोगे कि आपका क्लाइंट है वो ब्रीथिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। हम उसके जो भी लिप्स है, नोज है, उसको असेस करेंगे, वहां से कोई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आपको देखना है कि जो भी आपका क्लाइंट है, हम उसको कंप्रेशन दे रहे हैं या फिर उसको अपन एयर ब्रीथिंग दे रहे हैं, तो उसका जो भी चेस्ट है वो क्या हो रहा है, वो रिकोइल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेस्ट राइज और फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, टू बिगिन वेंटिलेशन यूजिंग माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथिंग। भाई ब्रीथिंग कैसे देते हैं सीपीआर में, माउथ टू माउथ देते हैं, है ना। नॉर्मली अगर आपके पास में वेंटिलेशन वाली वैसी कोई जो भी अगर व्यवस्था नहीं है तो हम माउथ टू माउथ देते हैं। कैसे, आपका जो भी क्लाइंट है उसका आपने एयरवे ओपन कर लिया, फिर आपका जो भी क्लाइंट है उसकी जो भी नोज है उसको आपकी इंडेक्स फिंगर और ये जो भी थंब है उसकी सहायता से ऐसे दबाना है, ऐसे दबाना है। ठीक है, फिर उसको क्या है, आपके मुंह से उसको क्या देना है, उसको ब्रीथिंग देनी है। ठीक है, माउथ टू माउथ उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको करना होता है। और हमेशा एक बात याद रखना, ब्रीथ हमेशा क्या होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर ब्रीथ होनी चाहिए। ज़्यादा समझदारी सही नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि लंबी लंबी सांस ले रहे हो और उसको दिए जा रहे हो, कि आपको लगा है कि इसको वजह से सांस पहुंच नहीं रही, मैं सांस ज़्यादा दे दूं, तो आप क्या कि लंबी सांस भर रहे हो और उसको फोर्सफुली सांस वो दे रहे हो। तो उससे क्या होगा बेटा, उसके गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा डीप, ठीक है, ज़्यादा लंबी सांसें उसको नहीं देनी है। क्या देनी है भाई, रेगुलर ब्रीथ है वो देनी है। ठीक है, और ज़्यादा बिना जैसे डीप ब्रीथ आप लेते रहोगे आप जल्दी थक जाओगे। और 10 से 12 जो भी वेंटिलेशन है वो पर मिनट है वो एडल्ट में अपन रखेंगे। ठीक है, और चिल्ड्रेन और आपका जो भी इन्फेंट है उसमें जो भी एवरेज क्या रहेगी एक ब्रीथ की, वो रहेगी 5 to 6 सेकेंड। ठीक है बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन नीचे आ सकता है, ध्यान में रखना ये चीज़ें। जो भी आज मैं अगर सीपीआर की कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो उनसे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, आप उसको सीपीआर दे रहे हो, तो अगर आपका जो भी पेशेंट है वो इंट्यूबेटेड है तो हम उसको क्या देंगे, डिलीवर करेंगे। जो भी आपके चेस्ट कंप्रेशन है उसके साथ में वेंटिलेशन, वहाँ पे रेट वो क्या रहेगी, 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड पे। ठीक है, ये आपके लिए क्लाइंट के लिए रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफिब्रिलेशन। ठीक है, डिफिब्रिलेट भी तो करते हैं आपके जो भी क्लाइंट को, ज़्यादा नहीं रहा है बच्चा, है ना, थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, तो देखिए डिफिब्रिलेट भी करते हैं। डिफिब्रिलेशन जो भी डिवाइस है ये, इसमें अपन क्या किया जाता है, आपके जो भी हार्ट है
उसको क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता है। कई बार आपका हार्ट है वो अब नॉर्मल रिदम शो करता है, तो उसको नॉर्मल रिदम में लाने के लिए हम क्या देते हैं, शॉक देते हैं, एक्टिविटी को नॉर्मल करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिकेशन, कौन से केस में आप डिफिब्रिलेटर काम में लेते हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, पल्सनेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया। ठीक है, डिसरिथमिया वाली कंडीशन में अपन क्या काम में लेते हैं, आपका डिफिब्रिलेटर वो काम में लेते हैं। एनर्जी, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन आया हो भाई, बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर है तो उसके लिए 120 से 200 जूल शुरुआती एनर्जी कितनी होगी, वो रहेगी 120। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 200 जूल। मोनोफेजिक सिंगल फेज वाला जो भी डिफिब्रिलेटर है, ठीक है, उसके लिए कितनी होगी, 360। एग्जाम में बेटा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोनोफेजिक से एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बाईफेजिक से भी आपका 1 से 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना। ठीक है, कभी भी कोई भी पूछ ले तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट, सेफ्टी, डिफिब्रिलेटर करता हूं तो हमेशा आपको डिफिब्रिलेटर तब करते हैं जब आपका जो भी क्लाइंट है, जब मैं जैसे डिफिब्रिलेट करूंगा मेरे हाथ में पैड है, ठीक है, मैं पैड लगाऊंगा उससे पहले मेरे को बोलना है एवरीवन ऑल क्लियर। ठीक है, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, तो मतलब बेड से सभी को दूर रहना है, क्योंकि मैं करंट के झटके लगा रहा हूँ, तो जो भी करंट जाएगा पेशेंट तक जाना चाहिए, ये नहीं कि कोई हेल्थ केयर वर्कर को जाके लग जाए। ठीक है, तो ये करना है, तो क्लियर ये जरूरी बोलना है, एवरीबॉडी क्लियर आप बोल सकते हो। ठीक है, कई जगह बोलते हैं आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, कई जगह बोलते हैं एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड प्लेसमेंट, जो भी आपका पेडल का प्लेसमेंट है वो नॉर्मली कहाँ पे होता है, मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है बेटा, वो होता है एंट्रियो लेटरल में। कहाँ पे, एंट्रियो लेटरल में। ठीक है, अगर प्रोन में है तो जो भी आपके कौन सा रहेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सिंगल शो की स्ट्रेटेजी, जब भी हम डिलीवर करते हैं एक शॉक को, उसके बाद में इमीडिएटली हम सीपीआर उसको रिज्यूम करते हैं। ठीक है, जो भी रिदम है वो आपको 2 मिनट बाद में उसको क्या करनी है बेटा, असेस करनी है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं भाई, आप क्या कर रहे हो, इफेक्टिवली चेस्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हो, तो एक्सटर्नल और रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्लेल चेस्ट हो सकता है। फ्लेल चेस्ट क्या होता है कि जो भी आपके रिब्स है उनका कनेक्शन टूट गया है, किससे, स्टर्नम से। ठीक है, स्टर्नम से जो भी रिब्स का जो भी कनेक्शन है वो टूट गया है। जैसे मैं सांस लेता हूँ मेरी छाती बाहर आती है ना, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन जैसे मैं सांस लूंगा फ्लेल चेस्ट में तो मेरी जो भी रिब्स होती है वो क्या होती है, अंदर धंसने लग जाती है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। न्यूमोथोरेक्स और हिमोथोरेक्स हो सकता है। इंटरनल इंजरी जिसमें लीवर और स्प्लीन लेसरेशन आपको देखने को मिल सकता है बेटा। ठीक है, अभी आपको मैं एक समरी बताऊंगा जिस एग्जाम में क्वेश्चन है वो कई बार आया हुआ है। ये समरी देख लीजिए, पूरा सीपीआर 2 मिनट में रिवाइज कर देंगे। पल्स असेसमेंट करेंगे तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 5 से 10 मिनट। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी देखना बेटा। एडल्ट में कैरोटिड और फ्यूमोरल में आपकी फ्यूमोरल चाइल्ड में, और ब्रेकियल और फ्यूमोरल किसमें, इन्फेंट में। चाइल्ड कितना, बिलो 8 ईयर वाला। कंप्रेशन, अरे कंप्रेशन के लिए एडल्ट में दोनों हाथ काम में लेंगे। ठीक है, बच्चे में जो भी आपका चाइल्ड है उसमें 2 या 1 हाथ, और आपका जो भी इन्फेंट है, बेबी है, उसमें अपन 2 फिंगर और 2 थंब मेथड वो काम में लेते हैं। चलिए कंप्रेशन लैंडमार्क, कंप्रेशन लैंडमार्क मतलब कहाँ पे कंप्रेशन करना है, कहाँ पे करेंगे, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, किसमें, एडल्ट में, और क्या बोल सकते हैं, बिटवीन निपल और सेंटर ऑफ हेड। ये अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन का लैंडमार्क है, यहीं पे आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है। ये सेम रहेंगे आपके किसमें, एडल्ट में, और लेकिन बच्चों में क्या होता है, एडल्ट में तो बिटवीन निपल लाइन हो रहा था, बच्चों में बिलो निपल लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ चेस्ट। ठीक है, चलिए कंप्रेशन की डेप्थ, बेटा ये देखना एक बार, ये वाला पीछे रह गया था, 2 इंच 2 इंच और 5 सेंटीमीटर, 2 इंच और 5 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा 2.4 इंच दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2.4 इंच कर सकते हो आप, जो भी प्रेशर है उसको, डेप्थ को, गहराई को, कि मतलब कितना दबाना है। ये नहीं कि कोई यूं समझो कि 8 या 10 साल के बच्चे को दे रहे हो, आप हो 90 किलो के आदमी, पूरा प्रेशर लगा के उसकी छाती दबा दी, नहीं, इतना भी नहीं दबाना। कितना, 2 इंच, और ज्यादा से ज्यादा मैक्स, कोई पूछे कि मैक्स कितना हो सकता है भाई, वो हो सकता है 2.4 इंच, जिसको अपन बोलेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी इतना ही रहेगा, और इसमें 1.5 इंच मतलब 4 सेंटीमीटर।
ये कितना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, 1/3 टू योर टोटल चेस्ट। मतलब यूं समझो कि मेरी ये छाती है, ठीक है, ये मेरी छाती है, यूं समझो कि ये पर्सन है, ये उसकी, ये उसका चेस्ट है, तो उसका 1/3 होना चाहिए। ये 3 हिस्से हो गए, मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला, ठीक है, 3 बराबर हिस्से हो गए। तो इसको इतना ही दबाइए, इसको छाती को यहाँ इतना ही दबाइए, ठीक है, 1/3 दबाना है, ठीक है बच्चे। चलिए, कंप्रेशन की रेट कितनी रहेगी? वो रहेगी 100 पर मिनट, ठीक है, ये सभी में समान है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो कितना रहेगा? वो रहेगा 30 अनुपात, मतलब 30:2। किस में? एडल्ट में, चाहे बचाने वाले 1 हो या 2 हो। अगर बचाने वाला 1 है तो सभी में 30:2 रहेगा, ठीक है, 30:2 रहेगा। लेकिन बच्चों में क्या होता है, अगर बचाने वाले 2 है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 15:2, मतलब 15 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में 2 वेंटिलेशन देने हैं बच्चों में, यानी चाइल्ड और इन्फेंट में। अगर क्यों? क्योंकि वहाँ पे बचाने वाले 2 हैं, तो इसी कंडीशन में, ठीक है। तो बेटा, ये था आज सीपीआर के बारे में। मैंने सीपीआर में आपके हर एक पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे भी इसकी हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।